अजमेर के पंचशील नगर स्थित जाने-माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मुख के निचले हिस्से के कैंसर से पीड़ित मरीज का सफल उपचार किया गया। मरीज करीब 1 वर्ष से मुंह में घाव और अन्य परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन सर्जरी के डर के कारण इलाज नहीं करा रहा था। सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत की काउंसलिंग के दौरान मरीज उपचार के लिए तैयार हुआ। यूनिक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुदास सिंह की देखरेख में पेट सीटी जांच के बाद डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीषा सिंह ने जटिल सर्जरी कर मुंह के फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन किया। सर्जरी के बाद मरीज को जरूरत के अनुसार रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दी गई। फिलहाल मरीज की स्थिति संतोषजनक है और वो नियमित फॉलोअप में है। क्षेत्रपाल अस्पताल के अनुसार सरकारी योजनाओं के तहत पात्र कैंसर मरीजों को पेट सीटी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा नाम है दिलीप कुमार श्रीवास्तव और अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरे मुंह में कैंसर हो गया था। मेरे को खाने पीने में परेशानी होने लग गई थी, तो मैंने फिर आशीष सर को दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कुछ टेस्ट करवाया, जिससे उनको पता लगा कि मेरे को कैंसर का डाउट है। तो उन्होंने कंफर्म कराने के लिए कैंसर का टेस्ट करवाया और उसके बाद में उन्होंने जयवीर सर से ऑपरेशन करवाया। 10 अप्रैल को हुआ था ऑपरेशन, अब अच्छा लगा। रेडिएशन भी हुआ था, कीमो भी हुआ था, दोनों काम हुए थे। क्षेत्रपाल की यहाँ की टीम बहुत बढ़िया है, जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत बढ़िया हैं और उनका बहुत सहयोग मिला मुझे और हर काम मतलब मेरा टाइम टू टाइम होता है। मेरे को यहाँ की डॉक्टरों की टीम बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, जिससे मेरे को कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। जो भी उनको दिखाना चाहे, यहाँ ट्रीटमेंट कराए, यहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष दायमा है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में नियमित कार्यरत हूँ। परामर्श के लिए आप मंडे टू सैटरडे 10 से 5 बजे के बीच में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, जिस मरीज़ के बारे में बात हो रही है वो मरीज़ सबसे पहले आपके पास आया, जैसा सर ने बताया, तो इनका ट्रीटमेंट प्लान आपने किस आधार पर डिसाइड किया था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पिछले 1 साल से अपने मुंह के एक छाले को लेकर परेशान थे। उनको खुद को नहीं पता था कि वो कैंसर है या नहीं है। फिर सबसे पहले हमने उनका एग्जामिनेशन किया और उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में जयवीर सर का रेफरेंस लिया। जयवीर सर ने बताया कि इनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी करने के बाद में हमने पेट सीटी कराया। पेट सीटी और बायोप्सी की दोनों रिपोर्ट हमने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया और उससे पता लगा कि मरीज़ को ऐसी बीमारी है जो अभी तक भी ज़्यादा नहीं फैली है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो कि है सर्जरी, वो सर्जरी का प्लान करते हैं और सर्जरी के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल था मरीज़ के और मरीज़ के घर वालों को ट्रीटमेंट के लिए राज़ी करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। सर, कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी को लेकर के पेशेंट्स में काफ़ी डर रहता है, तो इस पेशेंट की जर्नी से आप दूसरे पेशेंट को क्या समझाना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी होने के बाद में जो हिस्टोपैथ की रिपोर्ट आई, तो हमने ट्यूमर बोर्ड में पूरा डिसीजन लिया कि पेशेंट को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मरीज़ के घर वाले ज़रूर जानना चाहते थे कि कीमोथेरेपी हम नहीं देना चाहते, बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे उनको हमने बताया कि साइड इफ़ेक्ट होना नहीं होना डिपेंड करता है मरीज़ पे और कीमो कौन सी दे रहे हैं। हमने सूटेबल कीमो का प्लान किया और हमने देखा कि मरीज़ को 6 साइकिल कीमो दी गई और उससे मरीज़ को कोई भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। इससे ये फर्क पड़ा कि जो लोगों को हमने 1-2 लोगों पेशेंटों को बताया कि इन पेशेंट का सर्जरी हुआ है, कीमोथेरेपी हुआ है, इनको कोई भी फर्क नहीं है और आज की तारीख में पूरी तरह बीमारी से मुक्त है। तो इससे दूसरे मरीजों को भी प्रोत्साहन मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विधि जैन है, कंसल्टेंट क्षेत्रपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, ओपीडी कंसल्टेशन 10 to 6। ये पेशेंट हमारे पास आए थे सर्जरी के बाद। HPR रिपोर्ट देखते हुए हमने रेडिएशन विद कीमोथेरेपी का प्लान किया था। रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमने एक हेड एंड नेक मास्क बना था और CT स्कैन करवाई गई थी, जिसमें बीमारी को टारगेट करते हुए ही रेडिएशन डिलीवर किया गया था और आसपास के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट किया गया था। रेडिएशन को लेकर काफ़ी लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, लाइक रेडिएशन से चमड़ी जल जाती है, छाले बनते हैं। तो ये सब मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्निक से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मैनेजेबल होते हैं।
और साथ में रेडिएशन से कैंसर फैल जाता है ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन दिया जाता है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ रह जाती है सर्जरी के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हूँ, कार्यरत हूँ। एवं इस पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे कि ये पेशेंट हमारे पास पहले डॉक्टर आशीष दायमा सर के पास आया था और मुंह के कैंसर में के साथ आया था, क्योंकि और ये पिछले 1 साल से घूम रहा था पेशेंट। इसके घर वाले उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन करवा लो या फिर आगे इसका इलाज हो, परंतु पेशेंट को भय था कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पैट स्कैन किया। पैट स्कैन करने के बाद हमने इसकी बायोप्सी वगैरह की। रिपोर्ट के बाद हमने इसकी काउंसलिंग की, इसके घर वालों की काउंसलिंग की, इसके बेटे की काउंसलिंग की और उनको फिर मनाया, उनका विश्वास जीता कि इस ऑपरेशन में कोई खतरा नहीं है। उसके बाद ही मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। ठीक है, इस केस में सर्जरी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या था और सर्जरी के बाद में पेशेंट की रिकवरी कैसी रही सर? इस ऑपरेशन में देखा जाए तो ये सबसे मुंह के कैंसर की सबसे कठिन जगह है, क्योंकि इसी के द्वारा जो अपना जीभ है वो अपने मुंह के अंदर काम करता है और वो अपने मुंह में चिपका हुआ रहता है। तो जीभ भी काम करे, पेशेंट को जीभ का काम होता है कि बोलने के अलावा खाने का काम है, इसके अलावा सांस लेने का काम में भी हेल्प करती है। तो ये मुख्य काम था कि जीभ को हम वापस पुनः बनाएं और हम वो वर्किंग कंडीशन में हो। तो मरीज को ऑपरेशन के बाद में ट्रेकेस्टोमी रहनी थी एवं खाने के लिए राइस ट्यूब थी, वो भी थी। उसके बाद मरीज की रिकवरी में ट्रेकेस्टोमी को वापस निकालना एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इसके लिए मरीज का मोटिवेट होना एवं फाइनेंशियल सपोर्ट और आईसीयू का बैकअप बहुत अच्छा चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वजह से हम इसकी ट्रेकेस्टोमी निकाल सके एवं धीरे धीरे इसकी स्पीच एंड स्वेलिंग थेरेपी के साथ में इसका खाना पीना भी शुरू हो गया और ये बोलना भी शुरू हो गया। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एवं मेरा टाइमिंग सुबह 10 से लेके 5 बजे तक रहता है, सोमवार से शनिवार तक। एवं इसके अलावा हमारी इमरजेंसी सेवाएं 24/7। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप बैरवा, क्षेत्रपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। मैं हॉस्पिटल के अंदर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। सर, आजकल कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं है, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आज कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के टाइम पीरियड के अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। ना केवल कीमोथेरेपी, इसके साथ साथ आगे का इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट हैं जो कि पेशेंट्स को कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट देने का प्रयास करते हैं। सर, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स की डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट तक मेडिकल ऑन्कोलॉजी की कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जरा उसके बारे में बताएं। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का कैंसर डिपार्टमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है। यहाँ पर डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट से लेके कार्डियक इवैल्यूएशन से लेके पेट स्कैन, ये सारी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से सारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट प्लस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से रेडिएशन का सारा एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर सारी कैंसर सर्जरीज सॉलिड कैंसर्स के लिए यहाँ पर हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुरदास सिंह है। मैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन और पेट सिटी फिजिशियन हूँ, जो कि अभी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अजमेर में कार्यरत हूँ और अपनी नियमित सेवाएं दे रहा हूँ। कभी भी अपनी पेट स्कैन जांच कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम नियमित रूप से यहाँ पे जांच उपलब्ध करा रहे हैं। तो कैंसर की सही स्टेजिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करने में पेट सिटी कितनी महत्वपूर्ण है और अभी तक अजमेर की आसपास की जनता का कितना पेट सिटी अगर अपन बताएं तो कितना कर चुके हैं?
जी बिल्कुल। पेट सीटी पहले तो आप समझें कि एक आधुनिक जांच तकनीक है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जैसा आपको पता होगा कि ये बहुत जल्दी फैल जाती है और इसको जल्दी स्टेज में पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेट सीटी एक स्टेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पूरी बॉडी में देख के बताता है कि कहाँ पे कितना फैला हुआ है और जो लोकलाइज भी है तो किस स्टेज में है और उसका आगे क्या इलाज होना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। और आसपास की अजमेर की जनता में हमें बहुत प्यार दिया और हमने अभी तक अपनी सेवाएं करीबन 2500 लोगों को प्रदान कर चुके हैं। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम करीबन 200 से अधिक पेट स्कैन हर महीने कर लेते हैं। सर, इतनी बड़ी संख्या में पेट सीटी करने के दौरान आपने किन किन कैंसर्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखा है? आमतौर पे जैसा कि हम देखते हैं जो कैंसर्स फैले हुए हैं उनमें और फेफड़ों के, मुंह के, हेड एंड नेक के, महिलाओं में स्तन के, सर्विक्स के, ऐसे कैंसर जो कि पेट में एफडीजी को अच्छी तरीके से लेते हैं और प्रकट करते हैं, उनमें हम ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। और देखा जाए तो आम जनता में यही ग्रुप के कैंसर ज़्यादा फैले हुए पाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर behzat मिर्ज़ा है। मैं यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरा परामर्श समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक रहता है। जी हाँ, तो आज की मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी पुराने टाइम की रेडिएशन से कितनी अलग है? नई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रिसाइज कैसे बनाती है? हाँ, तो पुराने ज़माने में जो रेडिएशन की मशीन्स हुआ करती थी वो कोबाल्ट 60 एक मशीन होती थी जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स के माध्यम से रेडिएशन दिया जाता था। और उस टाइम पे जो तरीका होता था, जो मशीनें होती थी, उनका रेडिएशन देने का तरीका ऐसा होता था कि एक बड़ी फील्ड होती थी रेडिएशन की, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे। जो अभी भी लोगों की धारणाएं हैं कि कालापन हो जाता है चमड़ी में या जलन होती है, वो सब चीज़ें वो पुराने ज़माने में रह गई हैं। आज हमारे पास जो एडवांस टेक्निक्स हैं, आज हमारी जो क्षेत्रपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में इलेक्टा कंपनी की इन्फिनिटी मशीन इंस्टॉल्ड है, जो कि एक एडवांस्ड लिनैक है। इन मशीनों में हम जिन टेक्निक्स से रेडिएशन दे सकते हैं वो IGRT, IMRT और VMAT है, जो ऐसी तकनीकें हैं जिनसे हम रेडिएशन को फोकस करके जिस हिस्से में बीमारी है, ट्यूमर है, उस हिस्से में फोकस कर सकते हैं और साथ ही साथ आसपास के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, इतना कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं जिससे। किन कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और क्या हर कैंसर पेशेंट को रेडिएशन की जरूरत पड़ती है? देखिए, कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का जो रोल है वो 3 जगह पे आप कह सकते हैं, ब्रॉडली आप बोल सकते हैं। एक होती है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमोथेरेपी या ऑपरेशन है, उससे पहले एज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब एकमात्र इलाज ही रेडिएशन है, या फिर एज एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एडजुवेंट मतलब जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी या कीमो हो गई है उसके बाद एक सपोर्टिव रोल में। और चौथा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है पैलिएटिव में। तो इन तीनों ही जगह पे रोल होता है अलग अलग कैंसर में। जैसे एकमात्र चिकित्सा रेडिएशन होती है कई तरह के हेड एंड नेक कैंसर में, कई तरह के जो औरतों के गर्भाशय के कैंसर हो गए, सर्विक्स के कैंसर हो गए, उनमें रेडिएशन चिकित्सा एकमात्र चिकित्सा होती है जिसमें हम कीमोथेरेपी का भी रोल होता है, जिसमें हल्की कीमो लगती है मतलब बेसिकली। और जो बाकी कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया या खाने की नली, पेट के कैंसर हो गए, इनमें ऑपरेशन के साथ में रेडिएशन थेरेपी का रोल होता है। ब्रेन ट्यूमर्स में भी अगेन ऑपरेशन के साथ में रेडिएशन थेरेपी का रोल होता है। और पैलिएटिव जैसे कि मैंने मेंशन किया, तो कई कैंसर्स जो फैल चुके हैं, स्टेज 4 हैं, उसमें भी सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, या किसी पेशेंट को अगर खून बह रहा है उस खून के बहने को रोकने के लिए रेडिएशन का रोल होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ न्यूक्लियर मेडिसिन अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक टीम की जैसे कैसे काम करते हैं? हाँ, तो देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी एक इन सारे विभागों का, इन सारी मोडालिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है।
जो ट्रीटमेंट है ओवरऑल। तो इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हम इस हमारे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के विभाग को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये सारी स्पेशलिटीज़ जो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप एक कैंसर की चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो कैंसर का वर्कअप हो या ट्रीटमेंट हो, सब इन सारी ही मोडालिटीज़ की ज़रूरत उसमें पड़ती है। चाहे आप कोई सी भी बॉडी के हिस्से का कैंसर आप उठा लीजिए, वहाँ पे किसी में सर्जरी का रोल है तो साथ में रेडिएशन का भी रोल है, किसी में कीमोथेरेपी का रोल है तो साथ में सर्जरी का भी रोल है। और जहाँ तक न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की बात आती है तो पेट स्कैन में, जैसे कि हमारे साथी डॉक्टर गुरुदास ने बताया कि कैंसर में किस तरह से पेट सीटी बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव और स्पेसिफिक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो कैंसर को पकड़ता भी है और वो जिस चीज़ को इंडिकेट करता है उससे हम ये भी श्योर होते हैं कि हाँ ये कैंसर ही है और कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि सूजन या कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। तो पेट सीटी का रोल है, साथ ही साथ कई कैंसर्स में न्यूक्लियर मेडिसिन का एज अ ट्रीटमेंट भी रोल है। तो ये सारी जो मोडालिटीज़ हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पेशेंट इनकी ज़रूरत पड़ती है और वो सारी ही सुविधाएं एक छत के नीचे अगर किसी पेशेंट को हम अवेलेबल करवा पाते हैं तो ये हमारा ही सौभाग्य है एक तरह से। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो सही हॉस्पिटल या कैंसर सेंटर चुनते समय किन सुविधाओं और स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए? जी सर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट है जहां डायग्नोसिस से शुरू हम करते हैं, वर्कअप की बात करते हैं और फिर जब हम सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करते हैं तो कोई भी कैंसर सेंटर जो इन चीज़ों से इक्विप्ड है, जो आपको डायग्नोसिस भी करके दे रहा है, आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी आपको मिल रही हैं, चाहे वो ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हों, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने बताया कि हमें डायग्नोसिस के लिए ट्यूमर मार्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब हमारे पास एक छत के नीचे मौजूद है। बायोप्सी के लिए हमारे पास हमारी सर्जिकल टीम है, डिफ़िकल्ट बायोप्सीज़ के लिए हमारी रेडियोलॉजी टीम भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सुविधाएं, फिर अगर आपको कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है तो वहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का अवेलेबल होना और नेक्स्ट रेडिएशन की आधुनिक मशीन का उपलब्ध होना, ऑपरेशन में भी मतलब जितना हो सके हम आधुनिक सर्जरी परफॉर्म कर सकें, तो वेल ट्रेन्ड सर्जन्स होना, ऑन्को सर्जरी स्पेशलिस्ट होना, क्योंकि सर्जरी कोई भी सर्जन कर सकता है, लेकिन वंस आपके पास कोई ऑन्को सर्जरी में स्पेशलिस्ट है तो वो ही इंसान समझेगा कि ट्यूमर को कितनी तरह से, कितनी संपूर्णता से निकालना कितना ज़रूरी है और वो संपूर्णता से निकालने पर उसके सर्जरी के सफल होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर ही हमें सही हॉस्पिटल का चयन करना चाहिए।